कल संसद के नए भवन के उद्घाटन के समय जो कुछ हुआ वो उदाहरण है इस देश में लोकतंत्र के साथ, गणतंत्र के साथ क्या हो रहा है उसका। कल जो हुआ वो किसी लोकतंत्र का जनाभिषेक नहीं था, वो तो राज्याभिषेक की याद दिला रहा था, जैसे राजा महाराजा किया करते थे। जो प्रतीक है वो प्रतीक न तो न्याय का प्रतीक रहा, न धर्म का प्रतीक रहा। जो हुआ उसने न्याय और धर्म दोनों को शर्मिंदा किया। जो कल जिस तरीके से, जिस दिन को चुन के संसद का उद्घाटन किया गया छुपे रूप में बिना घोषित किए, वो इस देश के गौरव का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर देश के बाहर जाके आपको गांधी का नाम लेना पड़ता है तो देश के अंदर आके सावरकर के नाम पे आप संसद नहीं चला सकते। कल जो हुआ वो देश की लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन था, और जो सड़क पे हुआ, पहलवानों के साथ जो हुआ, लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा कहती है कि जो लोग विरोध करना चाहते हैं उनको विरोध करने दिया जाए। वो ना संसद में घुस रहे थे, ना संसद को डिस्टर्ब कर रहे थे, विरोध व्यक्त कर रहे थे। जिन्हें हम अपने राष्ट्र का गौरव बताते हैं, खुद प्रधानमंत्री बताते हैं, उन लोगों को न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार न दिया जाए, उनके साथ मारपीट हो, घसीटा जाए और उसके बाद उन्हीं पे एफआईआर की जाए, ये लोकतंत्र का नहीं, लोक पर तंत्र की विजय का प्रतीक है। ये एक अधिनायकवादी अहंकार का प्रतीक है। और ये सब किसे बचाने के लिए? एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जो खुद अपने मुंह से हत्या कबूल कर चुका है, जिसके विरुद्ध महिलाओं पर यौन शोषण के घिनौने आरोप हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये इस देश की महिलाओं के लिए एक सम्मान का विषय नहीं हो सकता। एक भारतीय के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में कल जो कुछ हुआ उसने भारत के लोकतंत्र का सर ऊंचा नहीं किया, भारत के गणराज्य का सर ऊंचा नहीं किया, एक नागरिक का सर नीचा किया। लेकिन ये यूनिफाइड ऑपोजिशन की बात हो रही है, सिर्फोलॉजिस्ट के तौर पर अभी आपने कहा कि जो दल जिस क्षेत्र में या जिस राज्य विशेष में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं लड़ना चाहिए। सभी लोग कह रहे हैं कि केसीआर का जो पॉलिटिकल एफर्ट है, ममता का जो पॉलिटिकल एफर्ट है, नीतीश कुमार जो पहल कर रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक यूनिफाइड लीडरशिप की कमी महसूस हो रही है। तो सर कैसे इस बात को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, या अगर आप इसका खंडन कर रहे हैं तो सर क्या बात? मेरी अपनी समझ है कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तमाम विपक्षी दलों के राष्ट्रीय महागठबंधन की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि देश की चुनावी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ताकतें बीजेपी का प्रभावी विरोध कर रही हैं। और 2024 में सफलता के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो दल जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में बीजेपी का प्रभावी विरोध करने के लिए समर्थ है, उसकी वहां मदद की जाए। हम कम से कम उसी काम में लगे हैं, और ऑपोजिशन यूनिटी का काम कुछ लोग करना चाहते हैं, करें। मेरे विचार से वो न तो अनिवार्य है और न ही वांछित। वो यूनिटी चुनाव के बाद स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। सर, नेतृत्व किसके हाथ में देना पसंद करेंगे, यूपीए, एनडीए या तीसरा मोर्चा? अभी आपने यूपीए के अस्तित्व को नकार दिया, अरे एनडीए के अस्तित्व को नकार दिया। सच ये है कि एनडीए नामक चीज तो इस देश में आज है ही नहीं। एक जमाना था जब एनडीए में बीजेपी के अलावा कई बड़ी पार्टियां हुआ करती। आज न तो जेडीयू उनके साथ है, न ओरिजिनल शिवसेना उनके साथ है, न अकाली दल उनके साथ है। तो एनडीए नामक वस्तु है कौन, क्या है इसमें, मैं जानना चाहूंगा। यूपीए था, आज यूपीए कोई बहुत प्रभावी रूप से यूपीए के तौर पे काम कर रहा हो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे विचार से आने वाले कुछ महीनों में ये तमाम गठबंधन नए सिरे से परिभाषित होंगे, और खासतौर पे चुनाव के बाद परिभाषित होंगे। फिलहाल
जिन लोगों को इसकी इच्छा है, मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं कि 2024 में बदलाव आए इस देश में, उनको इन गठबंधन अलायंसेस पे कम ध्यान देना चाहिए। जो जहां बीजेपी का मुकाबला कर रहा है वो प्रभावी रूप से, ऊर्जावान रूप से मुकाबला कर पाए, इस पर ज्यादा ध्यान